यस, नेक्स्ट टॉपिक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। यानी फ्यूल्स आपके जो 14 प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कह रहे हैं? फ्यूल साहब कह रहे हैं डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब एंड एलोकेटिंग दिस कॉम्पैक्ट जॉब टू द डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी कि जो काम है वो एक जने को नहीं, उनमें क्या कर देना है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स में डिवाइड कर देना है ना। यानी उनका रिकमेंडेशन क्या हुआ, वो रिकमेंडेड कर रहे हैं वर्क मस्ट बी डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी पर्सन को वर्क डिवाइड हो रहा है वो किसके हिसाब से होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जिसको क्या कर रहे हैं, मशीनों से प्यार है, उसको कहां भेजोगे भैया? मशीनों के पास भेजोगे। जिसको अकाउंट से प्यार है उसको कहां भेजो? अकाउंटिंग जॉब दो। यानी इट मींस क्या हो गया, जो उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यानी अगर हम लोग जिसको अकाउंट्स आती है यानी कॉमर्स स्टूडेंट, उसको तो मशीनें पकड़ा दे, और जो मशीन जो करता है वो क्या करेगा, उसको हम लोग अकाउंट्स पकड़ा दें, क्या कोई काम इफेक्टिवली कर पाएगा? क्या देखो, वर्क तो फिर कर लेंगे एक दूसरे को देखकर समझकर, बट उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जिस अकॉर्डिंगली वर्क होना चाहिए। यानी फ्यूल साहब का कहना क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, उनको वर्क डिवाइड करना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? है ना। यानी अगर वो कहते हैं साहब, फ्यूल साहब कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, उनको एक्सपीरियंस या उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, अगर आप उनको वर्क देते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या होगा, प्रोड्यूस मोर। अगर किसी को काम आता है, जो काम उसको पकड़ा दिया, जस्ट सपोज आज मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए कह दिया, तो क्या मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा? कोई साइंस का फिजिक्स का टीचर है, उसको फिजिक्स पढ़ाने के लिए कहोगे वो अच्छे से पढ़ा पाएगा या नहीं? बिल्कुल पढ़ा पाएगा। अगर फिजिक्स वाले को कहो बीएससी पढ़ा दे और बीएससी वाले को कह दो फिजिक्स पढ़ा ले, क्या पढ़ा पाएंगे? पढ़ा देंगे, पर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे जितने से जो एक क्वालिफाइड टीचर या फिर एक्सपीरियंस जो उस फील्ड में है वो कर पाएगा, है ना। तो यानी यहां पर क्या होगा, जब अगर मैं बीएसटी पढ़ाऊंगा तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा, और फिजिक्स वाला फिजिक्स को सेटिस्फाइड कर पाएगा। बट अगर हम लोगों को वाइस वर्सा कर दें, मेरे को फिजिक्स दे दें, उनको बीएसटी दे दें, तो क्या हम उतने अच्छे से पढ़ा पाएंगे? नहीं। पहली बात तो नहीं पढ़ा पाएंगे, और दूसरा क्या टाइम पर पढ़ा पाएंगे? नहीं। सिलेबस क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तीसरा, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल साहब की बात माननी पड़ेगी या नहीं? फ्यूल साहब ने अपनी गाइडलाइन दी, फाइनल फ्यूल साहब क्या कह रहे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको क्या दें, वर्क दें। क्या एक ही बेनिफिट है? नहीं। वर्क क्या होगा, बेटर होगा। टास्क क्या हो जाएगा, इजी। बार बार काम करते करते अगर रिपीटिव मोड में अगर आप काम करोगे, एक ही काम को बार बार करोगे, तो आपके लिए वो टास्क क्या हो गया, इजी हो गया या नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर गेनिंग स्पीड, किसी भी काम को बार बार करने से, रिपीटिव नेचर में करने से क्या हो जाता है, हमारी स्पीड भी गेन होती है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है ना। यानी हो सकता है जब इनिशियली हम लोगों ने पढ़ाना, कोई भी टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उतने एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता, पर बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने से उसमें क्या आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है ना। तो यहां पर भी क्या हो गया, वर्क में एक्यूरेसी आ जाएगी और स्पेशलाइजेशन। एक दिन वो जाकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन बन जाएगा। जैसे बैंक में जो मैनेजर होता है वो भी बार बार एक सारी चीजों को मैनेज करता है, तो क्या हो जाता है, उसका स्पेशलाइजेशन बन जाता है। कैशियर का हो सकता है जब इनिशियली वो कैश काउंट करने लगे तो उसकी स्पीड नहीं हो, पर रोज अगर एक बार वो रिपीटिव मोड में काम करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड भी गेन हो जाएगी और उससे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना। और एक दिन वो क्या हो जाएगा, उसका स्पेशलाइजेशन उस वर्क में होना ही होना है। तो ये क्या, ये बेनिफिट्स कब गेन कर सकते हैं, जब हम किसकी बात माने साहब, फ्यूल साहब की बात माने। यानी हम वर्क को क्या कर दें, डिवाइड करें एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ना एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक्चुअली इन बैंक का, एक्चुअली अपन बैंक में देखते हैं तो बैंक में क्या होता है, बैंक सारी जो चीजें डिवाइड करता है वो किसमें करता है, अलग अलग पार्ट में कर देता है। यानी कलेक्शन ऑफ कैश के लिए अलग पर्सन कर रहा है, इशूइंग चेकबुक के लिए अलग कर रहा है, प्रोवाइडिंग लोन के लिए अलग कर रहा है ना, प्रोवाइडिंग लॉकर्स या ऑपरेट द लॉकर्स उसके लिए उन्होंने अलग पर्सन कर रखा है, पूरे बैंक की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक अलग पर्सन रखा है। यानी उन्होंने क्या कर दिया, सबके वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग पर्सन डिवाइड कर दिया। यानी कलेक्शन ऑफ कैश के लिए या पेमेंट्स फॉर कैश के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कैशियर्स को अपॉइंट कर दिया, यानी कैशियर अपॉइंट फॉर इशूइंग पेमेंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, है ना। और फिर इसके अलग जो चेकबुक के लिए क्या कर दिया, एक अलग से यानी कि जो चेकबुक इशू करेगा, यानी सबका काम अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अदर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो सारी एक्टिविटीज होती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फीस, पेमेंट्स ऑफ टीचर्स, है ना, पेमेंट्स टू टीचर्स, और नेक्स्ट उसके बाद एग्जामिनेशन, नेक्स्ट
टाइम टेबल, है ना, ये अदर एक्टिविटीज स्कूल की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या जो भी है ना, यानी जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, अदर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, सबके लिए क्या करते हैं हम, अलग अलग टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, वर्क भी टाइम पर हो जाएगा और अच्छे से एक एक्यूरेसी की, हायर एक्यूरेसी के साथ क्या कर पाएंगे, हम वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यानी फर्स्ट जो हमारे पास कंप्लीट होता है वो होता है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड responsibility. Students, actually according to this principles, proper balance between authority and responsibility, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, अगर अथॉरिटी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा दे दी तो उसका क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। और अगर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके प्रोपोर्शनल में कम अथॉरिटी दी है तो हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। तो मीनिंग ऑफ अथॉरिटी यानी राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि अगर आज हम लोग किसी को अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो सबऑर्डिनेट्स को काम देकर करवा सके। यानी हम ये कह सकते हैं अथॉरिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ऑफिशियल एंड सेकंड इज पर्सनल। यानी ऑफिशियल अथॉरिटी क्या हुआ, अथॉरिटी टू कमांड, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कमांड दे सके, ये हमें क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी। इट्स कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, ऑफिशियल। एंड पर्सनल अथॉरिटी, पर्सनल अथॉरिटी क्या हुआ, अथॉरिटी टू इंडिविजुअल मैनेजर, यानी कि हम किसी पर्सनल एक इंडिविजुअल मैनेजर को अगर अपन अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल अथॉरिटी, है ना। देखो अब अथॉरिटी में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, यानी जो काम हमने उसको दिया, उसको जो ड्यूटी असाइन की है वो उसको प्रॉपर्ली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हम लोग कह रहे हैं, यानी किसी को काम करवाना है, कोई अगर हमने किसी को टास्क दिया, इट मीन्स ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको हमने क्या करा, ऑथोरिटी दे दी, यानी काम करवा लिया, यानी जो उसको काम करने के लिए जो हमने राइट्स दे दिए वो क्या हो गए कि है हमारे पास ऑथोरिटी। जस्ट सपोज प्रिंसिपल मैम वांट टू एक्सीलेंट रिजल्ट इन क्लास 12th। प्रिंसिपल मैम कहती है मुझे क्या चाहिए साहब, एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए, बट शी डज नॉट ऑथराइज टू टीचर्स टू टेक एक्स्ट्रा क्लास, है आफ्टर स्कूल क्लास, असेंबली टाइमिंग क्लास। कोई अगर ऐसी हमें क्या कर रही है, कोई अथॉरिटी नहीं दी, क्या हम अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे क्या, या करेंगे तो उतने अच्छे से कर पाएंगे क्या, नहीं। बट शी अलाउड, अगर वो अलाउड कर देती क्या, फिर अगर हम लोग नहीं करते तो हम क्या होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते। यानी समझ में आई स्टूडेंट? कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ अथॉरिटी तो होनी चाहिए। अब बात आती है, इसको देखो मैंने बोला कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, क्या हम लोग क्या उसका मिसयूज होता है। तो मैं भी एक एग्जांपल के थ्रू देखता हूं, है ना। जस्ट सपोज बाइक कंपनी है ना, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि पर डे 1000 बाइक्स कंप्लीट होनी चाहिए। एक दिन में कितनी कंप्लीट होनी चाहिए साहब, 1000 बाइक पर डे कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने फॉरमैन को कह दिया, टारगेट दे दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, और साथ में ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो है ना टूल्स, ना तो टूल्स यूज ले सकते बिना पूछे और ना स्टोर से सामान ले सकते, स्टोर डिपार्टमेंट से वो सामान नहीं ले सकते जब तक उनको प्रॉपर परमिशन नहीं हो। क्या वो टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अब वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिली थी कि आप स्टोर डिपार्टमेंट से जब तक परमिशन नहीं लोगे तब तक नहीं मिलेगा। यानी कि अब स्टोर डिपार्टमेंट अगर किसी जगह बिजी है या नहीं प्रोवाइड कर पाया तो क्या होगा, उनका वर्क डिले हो गया, है ना। सेकंड एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को हम लोग ये कहते हैं कि साहब आप अपना ना ऑर्गेनाइजेशन में सेल, जस्ट सपोज लास्ट टाइम 100 करोड़ थी, 100 सीआर थी, इस बार 125 सीआर होनी चाहिए। 25 करोड़ से सेल से क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। कैसे भी गुड्स को क्या करो, सेल करो, है ना। तो गुड्स को सेल करो, तो जो है ना सेल मैनेजर होता है वो कंपनी को कहता है साहब ठीक है, हमारे कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट
मांगते हैं। अब वो क्रेडिट कितने डेज की मांगते हैं, तो हम वो कहते हैं साहब एक्चुअली है ना, वो कहते हैं कि हमें लगभग 2 मंथ्स की क्रेडिट प्रोवाइड कर दो, यानी अप्रॉक्स 60 डेज या 50 डेज की क्रेडिट अलाउड कर दो, तो हम क्या करेंगे, आपका स्टॉक बल्क में उठा लेंगे। तो मैनेजर कहता है ओके आई एम एग्री, पर अब मैनेजर को ये ध्यान रखना ऐसा नहीं हो कि उसने 60 डेज की क्रेडिट मांगी, मैनेजर कहता है नहीं आप तो 90 डेज की क्रेडिट दो पर गुड्स को सेल करो, यानी ऑथोरिटी कितनी नीडेड है, 60 डेज। तो हम लोग 60 डेज देंगे तो इजीली हो जाएगा, और अगर हम 90 डेज की देंगे तो ये ध्यान रखना अमाउंट डिले और होता जाएगा, यानी चांसेस क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स, यानी कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए पर क्या हो रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि जितनी ऑथोरिटी नीडेड है उतना ही ऑथोरिटी उसको देनी है, उससे ज्यादा ऑथोरिटी हमें नहीं देनी है, नहीं तो क्या होने लग जाएगा, उसका मिसयूज होने लग जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट था, यानी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज discipline. Students, what is a discipline? Discipline is the obedience to organization rule and employment agreement which are necessary for working of ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां क्या कहा हमने कहा डिसिप्लिन इज ऑबिडेंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स हैं, जो हमारे वर्किंग एग्रीमेंट्स है, जब यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जॉब गेन करता है या जब ज्वाइनिंग करता है तब उसके क्या होते हैं, वहां कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपको ऐसा वर्किंग कंडीशंस होंगी, वो बिल्कुल क्लियर लिखी होती है ना, और आप अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको इतना रेम्यूनरेशन पे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग है ना रिटर्न फॉर्म में होती है जब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। और कई बार टाइम टू टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिटर्न में क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करता है ना। तो यहां पर क्या है कि जो एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में हुआ है वो उसको क्या करना होता है, फुलफिल करना है, वही क्या कहलाता है, डिसिप्लिन। यानी दोनों तरफ से बोथ साइडेड, यानी ये नहीं कह सकते केवल मैनेजमेंट अपना एग्रीमेंट पूरा करेगा, मैनेजमेंट अपनी बात पूरी करेगा, यहां क्या है एम्प्लॉयज भी अपनी बात करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर अगर क्या करते हैं, जब दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की जब नीड से उसको फुलफिल करते हैं, इट्स कॉल्ड हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। यानी दोनों मिलकर जो उनके एग्रीमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, है ना। यानी एक्चुअली कह सकते हैं डिसिप्लिन, क्या कह सकते हैं, डिसिप्लिन साहब क्या कह रहे हैं, डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल मतलब क्या हो गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल पर क्या है कि यहां पर रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, यानी बिल्कुल क्लियर, हर चीज रिटर्न में क्लियर होनी चाहिए, है ना। और अगर उसको वॉलिड करते हैं, अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर काम कंप्लीट नहीं होता है, वैसा काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पेनल्टीज भी होती हैं। इज इट क्लियर? यानी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट टाइम पर होमवर्क करेंगे, इट मीन्स क्या हो गया, और होमवर्क करके लाते हैं, इट्स कॉल्ड क्या है, ये डिसिप्लिन। यानी प्रॉपर डिसिप्लिन में क्या हो रहा है, हमारा वर्क हो रहा है ना। जस्ट सपोज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अनाउंस्ड, है ना, ₹5,000 रिवॉर्ड, they will give 5,000 reward to every teacher who got their 100% result in his or her subject। अगर कोई टीचर अपनी सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट देता है, यानी एक भी बच्चा फेल नहीं होता, सारे पास होते हैं, तो मैनेजमेंट कमेटी उनको क्या कहती है, हम आपको आपके सैलरी के एडिशन 5,000 रुपीज का क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। एंड मोस्ट ऑफ टीचर कंप्लीट देयर प्रॉमिस, है ना, उन्होंने क्या करा, अपना प्रॉमिस पूरा किया और 100% रिजल्ट्स दिए, उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। इट्स अ टाइम टू मैनेजमेंट। अब किसका टाइम है, मैनेजमेंट को क्या करना है, वो जिन टीचर्स ने क्या करा, अपना रिजल्ट्स दिया 100%, उनको 5,000 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मैनेजमेंट कमेटी को देना है या देना चाहिए। इट्स कॉल्ड, ये क्या होता है, अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती है, एम्प्लॉइज ने यानी टीचर्स ने भी अपना काम पूरा किया, मैनेजमेंट कमेटी भी अपना काम पूरा कर रही है, इट्स कॉल्ड अपन क्या कहेंगे, वह प्रॉपर डिसिप्लिन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट सपोज किसी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है, कंटिन्यू वो लॉस में चल रही है, और वहां के एम्प्लॉइज कहते हैं कि आज इतनी पुरानी कंपनी है और हमें इतने टाइम से सैलरी देते आ रही है और टाइम पर सैलरी देते आ रही है, तो क्यों ना सारे एम्प्लॉइज मिलकर क्या करते हैं, क्यों ना हम लोग ऐसा ओवर टाइम करें जिससे कंपनी का क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी, तो कंपनी क्या कर सकती है, हायर मतलब अपनी सेल्स को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। अगर सेल्स इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स क्या करा एम्प्लॉइज ने ओवर टाइम किया, प्रोडक्शन ज़्यादा किया, कंपनी के जो अदर जो सेल्स मैनेजर्स थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स टारगेट्स पूरे किए। मैनेजमेंट ने कहा अगर आप ऐसा कर देते हो, आप हमारे बारे में इतना सोचते हो, तो जिस दिन हम अच्छी वेल कंडीशन में वापस आएंगे हम आपको, हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को क्या देंगे, एक्स्ट्रा यानी डबल इंक्रीमेंट देंगे। और एम्प्लॉइज ने ऐसा किया। तो अब क्या काम है मैनेजमेंट ने भी अपनी जो कमिटमेंट था वो पूरा किया। इट्स कॉल्ड, अपन ने क्या कहा, डिसिप्लिन फुलफिल हुआ। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हमने अभी 3 डिस्कस कर लिए। फर्स्ट हमने करा डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड हमने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड हमने कौन सा किया, डिसिप्लिन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू सो मच।